हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की स्टडी माइंड पर। चलिए, एक जो टॉपिक होता है जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। आईआर में हम इसको पढ़ते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो देश होता है उसकी एक फॉरेन पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो जिसका यूज वो दूसरों से संबंध बनाने के लिए प्रयोग करता है। फॉरेन पॉलिसी बहुत तरह की होती हैं। जितने भी जो कंट्री के हेड होते हैं, जैसे मान लीजिए यूएस में इस समय ट्रंप की सरकार है, तो ट्रंप की जो है अलग पॉलिसी है। चाइना है, चाइना के जो सी जिनपिंग है उनकी अलग पॉलिसी है। ऐसी जापान के, रसिया के, जिसके भी जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जिस देश के होते हैं उनकी एक अलग फॉरेन पॉलिसी होती है। जरूरी नहीं है कि लगातार एक जैसी जो पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी होती है सारे जो उसके सक्सेसर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, उसके बाद जो प्रेसिडेंट बनेंगे, जरूरी नहीं है कि वो सब सेम पॉलिसी को फॉलो करें। तो हर किसी लीडर के साथ उसकी जो जो देश होता है, संबंधित देश, उसकी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है। जैसे हम मान लीजिए इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग थी। उनसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अलग थी, ठीक है। तो सबकी अलग होती हैं। और जो इस समय वर्तमान की बात करें, जो मोदी हैं, तो उनको कहते हैं मोदी फॉरेन पॉलिसी। मोदी फॉरेन पॉलिसी, ये इसको कहते हैं वर्तमान फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जैसे हमें दूसरों से ज़्यादा अभी मतलब नहीं है, हम अपने देश की फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं कि जो वर्तमान पॉलिसी है, या जिसको मोदीज फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी डायमेंशन होती हैं जिनके बेस पर हम किसी दूसरे देश से संबंध स्थापित करते हैं, या जो हमारा ट्रेड होता है या आर्थिक हित होते हैं उनको साधने के लिए हम किस किस तरह की जो हमारी नीति में डायमेंशन होती है उनको अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मोदी की विदेश नीति, या इसको कहते हैं वर्तमान विदेश नीति। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 1980 के बाद, जो 1980 है उसके बाद। आपको पता है 1980 से पहले जो सरकारें थी उसमें क्या था, नेहरू जी की अलग थी। उनकी आइडियलिस्ट वगैरह जो थी, उनकी विचारधारा थोड़ी विचारधारा वैसी थी उनकी, ठीक है, आइडियलिस्टिक जैसी। तो उसकी बात नहीं करते हम, ना ही इंदिरा गांधी जी की। हमारा फोकस है आज जो फॉरेन पॉलिसी है वर्तमान उस पर। तो देखिए, जैसे कि 1980 के बाद 2014 में किसी दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, मतलब जो सत्ता है, जो पार्टी है, बहुमत में इस समय आई है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, मेनली दो पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। तो 1980 के दशक के बाद क्या होता था, गठबंधन की सरकार बनती थी। गठबंधन की सरकार से ऐसा मतलब है बहुत सारी पार्टी, जितनी भी पार्टियां, उनको पूर्ण बहुमत ना मिले तो थोड़ा थोड़ा बहुमत उनको मिलता है कुछ, तो वो सारे एक जगह इकट्ठे आकर गठबंधन की मतलब बातचीत करके एक जगह गठबंधन करके सरकार बना लेती थी। लेकिन अब 2014 में क्या हुआ, 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार आई, उसी की बात हुई है, ठीक है। और इसमें जो देखो, जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा जो वो प्राइम मिनिस्टर होता है शक्तिशाली होगा। चाहे हम इंदिरा गांधी जी की बात कर ले, जवाहरलाल नेहरू की बात कर ले, या उसके बाद जो राजीव गांधी है, इनकी सबकी बहुमत की सरकार थी। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं उसमें। इंदिरा गांधी को तो आप बोल भी नहीं सकते कितने सारे संविधान संशोधन किए थे उन्होंने, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। चलिए आप देख लेते हैं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान मोदी, वो भी काफी शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली उस सेंस में नहीं, काम करने के तरीके, जो डिसीजन लेते हैं। अब मान के चलिए 6-7 पार्टी या 4-5 पार्टी के जो बहुमत वो मत हैं, किसी एक पार्टी को दे दिए, ऐसी पार्टी को जिसका अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो जो दूसरी पार्टियां हैं उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबकी सलाह मशवरा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइड साइड जो सामने वाला है वो क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा वो। इसलिए बहुत जरूरी होता है पार्टी को जो पूर्ण बहुमत प्राप्त करे, ठीक है। उसमें हमेशा ही शक्तिशाली होगा पीएम। अब चलिए 1980 के दशक से बाद की बात करते हैं। तो इसमें क्या है,
देखो अब जो हमारी वर्तमान पॉलिसी है उसमें क्या है, देखो क्या क्या है, विश्व राजनीति का निर्धारक बनेगा। कौन बनेगा? इंडिया बनेगा। जो विश्व में राजनीति है उसमें हम पहले क्या होता था, हम पहले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। डिपेंडेंट हर सेंस में, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, जो जीपीएस वगैरह हो गया, नेविगेशन सिस्टम वो हो गया, और जो फाइटर जेट हो गए, पनडुब्बी हो गई, या बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मान लो जैसे 3G 4G, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमें दूसरे देशों पे ही डिपेंड होना पड़ रहा था। लेकिन आज क्या है, आज इंडिया खुद अपना भी डेवलप कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रह्मोस हमने रशिया के जो रूस है उसके सहयोग से डेवलप की है, और अग्नि 5 आप जैसे जानते हैं आईसीबीएम डेवलप कर चुके हैं। ये तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं हम उन पर आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारा जैसे टारगेट भी आपको पता है 2047 तक डेवलप होने का हमारा लक्ष्य भी है। तो चलिए देखते हैं, विश्व राजनीति का निर्धारक बनेगा मतलब सुनेगा नहीं इंडिया, विश्व राजनीति में अपना प्रभाव भी रखेगा। तो इसमें हमारी विश्व राजनीति का निर्धारक इसमें क्या है, देखो जैसे आपने सुना होगा एक जीरो टॉलरेंस की नीति, मतलब बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा आतंकवाद के मामले में, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, आतंकवाद के मुद्दे पर और पर्यावरण के मुद्दे पर क्या हमारी पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस की, बिल्कुल नहीं सहेंगी। और दूसरा है अपने हितों के प्रति मुखर और आक्रामक। अब मुखर और आक्रामक का मतलब आपको पता है, जैसे मुखर, जैसा अगर हमारे देश के हित में या इंटरेस्ट में कोई किसी देश की पॉलिसी नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप टैरिफ लगा दे रहे हैं, और H1B वीजा उसकी शर्तों को सख्त कर रहे हैं बहुत सारे। जैसे अभी आपने सुना होगा फार्मा में भी उन्होंने लगभग 100% टैरिफ लगा दिया है। इस तरह की बहुत सारी वो प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी टर्म्स और कंडीशंस पे क्या करें, जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके एग्रीकल्चर जो जितनी भी प्रोडक्ट है उनके लिए अपने बाजार को खोल दें। जो मुझे लगता है सरकार ने इसको अवॉइड करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो हमने खुले तौर पे कह दिया, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वैसे पड़ता है, बहुत ज्यादा हमारा ट्रेड होता था वहां से, उसको तो इफेक्टेड होगा, लेकिन कोई थोड़े समय बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। चलिए और देखते हैं आक्रामक। आक्रामक जैसे कि आप देखते हैं कि चीन हमेशा क्या कहता है, हमेशा पहले धमकाता रहता था कि अरुणाचल वाला पार्ट हमारा है, ये जो अक्साई चीन है वो, और आगे वो धमकी देता था, मतलब वो ये थोड़ी जमीन अक्वायर करो, दो तीन जगह कर लो, फिर एक जगह की ले लो और बाकी पे समझौता कर लो। इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या है कि ना, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, तुम धमकाओ कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, जैसे ये हमारी चिकन नेक है बांग्लादेश के ऊपर और भूटान के नीचे। तो यहाँ क्या है, हमारी तीनों सेनाएं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों हैं। ठीक है, सभी जगह हम अपनी मजबूती से बने हुए हैं। आक्रामक भी हैं हम अपनी टेरिटरी को लेकर, या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या सोवेनिटी को लेकर। अब चलिए देखते हैं कि बात कर लेते हैं वही, जैसे चीन के विरुद्ध खड़े होने की बात हो तो हम बिल्कुल खड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप देख ही सकते हैं किस तरह से था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देख सकते हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक जो लगभग 2014 के समथिंग हुआ था उसको भी आप देख सकते हैं। और आर्टिकल 370 को हमने हटा ही दिया है, क्योंकि पार्टी सत्ता में थी और पूर्ण बहुमत था, तो डिसीजन वगैरह लेने में बिल्कुल फ्री थे, हटा दिया है। इस तरह से आप देख सकते हो मुखर और आक्रामक के बारे में, हमारी पॉलिसी के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरे में क्या, महाशक्तियों के साथ सामरिक संबंध। सामरिक का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, सामरिक संबंध जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम ऐसा नहीं है कि जैसा हमारी पिछले जो टाइम था उसमें क्या था, हमारे जो देश के जो फ्रेंड होते थे वो होते थे रवांडा, बुरुंडी, इस तरह के। ठीक है, जो पहले ही बहुत ही कमजोर देश है। ठीक है, गरीबी आज भी बहुत ज्यादा है वहाँ। पहले इस तरह के हमारे दोस्त होते थे, लेकिन आज क्या, देखो एग्जाम्पल आपके सामने ही है, आप देश से बाहर निकलोगे तो आपको प्रभाव आपको पता ही चलेगा, कितने रिस्पेक्ट से देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना के जैसा है, कि चाइना तो
आप जानते हैं कि चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट जो प्रवृत्ति है वो है उसकी, मतलब दूसरे की टेरिटरी पे हमेशा क्लेम करता रहता है कि हमारी है। लेकिन इंडिया इंडिया जो है वो हमेशा किसी की भी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करे, किसी भी देश की, पूरी ईमानदारी के साथ इंडिया हमेशा खड़ा रहता है। बात करें मालदीव की, इधर टर्की की बात करें, क्योंकि टर्की हमेशा अगेंस्ट रहता है इंडिया के, फिर भी वहाँ भूकंप आया था, तब भी सहायता सबसे पहले पहुंची थी यहाँ से। उसके बाद आप श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका में भी हम अभी लगभग बैंकरप्सी हो गई थी वहाँ की जो सरकार थी, तो इंडिया ने हेल्प की थी। इस तरह से नेपाल, बांग्लादेश सबको हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महाशक्तियों के साथ जो सामरिक संबंध है हमारे। देखो यूएस आपको पता है सुपर पावर है, सुपर पावर क्योंकि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली है, आपको पता हर तरह की टेक्नोलॉजी है लगभग उसके पास, और मिलिट्री बेस बहुत ज्यादा है, और मिलिट्री भी बहुत है। इकोनॉमी देखें तो ग्लोबल का 1/3, मतलब मान लो पूरी दुनिया में 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 में से लगभग 33 रुपए तो यूएस के पास ही है। इस तरह से लगभग 33% ग्लोबल जीडीपी का यूएस के पास, आपको पता है लगभग 30 ट्रिलियन के आसपास है। और दूसरा जापान, जापान के बारे में आप जानते ही हैं टेक्नोलॉजी में कितना आ गया है, चाहे वो मेडिकल ले लो या कोई भी ले लो, ऑटो इंडस्ट्री किसी में भी ले लो, टॉप पे है ये भी जापान। रशिया का आप पता है, रशिया से हमें सबसे ज्यादा क्या, देखो एक तो वो फॉरएवर फ्रेंड है हमारा, और दूसरा हमारे जो इंटरेस्ट है इस समय बहुत ज्यादा है, वो क्रूड ऑयल से भी जुड़े हुए हैं, और वैसे भी संबंध अच्छे रहे हैं इंदिरा गांधी जी के समय से, लगभग 1970 के दशक से, जब से हमारे संबंध रशिया के साथ रहे हैं। तो ये महाशक्तियां ही कह सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी इनकी जीडीपी है, जीडीपी और इकोनॉमी बहुत है। टेक्नोलॉजी से देखें, किसी भी एंगल से देख लें, बढ़िया है। तो इनके साथ हमारी जो पॉलिसी है वो कैसी है, मल्टी अलायंस पॉलिसी। मल्टी अलायंस पॉलिसी मतलब या नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जो हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी में एक ही आदमी है या एक ही देश है। हमारी पॉलिसी में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं लगभग 1945 के बाद क्या हुआ था, यूएसए और रशिया, इन दोनों के पास इन दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध का सिंपल इसी मतलब मैं बता दूं, शीत युद्ध का मतलब इतना होता है, जैसा मान लो अभी मैं ऐसा बता देता हूँ, जैसे ये है इंडिया, ठीक है, आपको पता है कि यह, चलो पाकिस्तान बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा, ठीक है, तो मान लो यह है पाकिस्तान। शीत युद्ध का मतलब बता रहा हूँ, तो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अब ये दोनों की सेनाएं एक दूसरे के तरफ ना जाएं डायरेक्ट, इधर अफगानिस्तान है, इधर मालदीव है, इधर श्रीलंका है, या इधर बांग्लादेश है और है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, इनको इनको कहेगा कि पाकिस्तान इंडिया से लड़ो, या इनसे इनसे कहेगा इंडिया से लड़ो, खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, दूसरों को यूज करेगा। जैसे कहते हैं ना कि दूसरे को मोहरा बना दिया, उस तरह से मोहरा बना देते हैं, दूसरों डायरेक्ट नहीं आते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, बस सिंपली इतना मतलब होता है शीत युद्ध का। अब चलिए देखते हैं, ठीक है, मल्टी अलायंस पॉलिसी है हमारी इन सबके साथ, इनके जैसे बहुत सारे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इस समय शायद जो चीन है उसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। संबंध अच्छे होने का मतलब सिंपल सी ये बात है कि हमारे जो इंटरेस्ट है इस समय मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमको जरूरत है फॉरेन जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें उसमें भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके लिए तो अभी हमारे हित ठीक है, तो सही है, संबंध बढ़ रहे हैं, जरूरी भी है। अब चलिए सॉफ्ट पावर को बढ़ावा, ठीक है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर को, हार्ड पावर जहां काम ना करती वहां सॉफ्ट पावर भी काम करती है, तो सॉफ्ट पावर भी होना बहुत जरूरी है। तो सॉफ्ट पावर में हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पावर में आपने सुना होगा जैसे G20 की जो समिट हुई थी इंडिया में, दिल्ली में, तो उसमें क्या था, उसमें वसुधैव कुटुंबकम, ये जो स्लोगन है ये भी दिया था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी दुनिया है, पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया कैसे है, एक परिवार के जैसी, और परिवार के जैसे तो उसमें हमें एक परिवार के जैसे रहना चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं जिनको ये रास नहीं आता है कि शांति शायद उनको पसंद नहीं आती, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है, तो हमारी पॉलिसी तो कभी ऐसी नहीं रहती कि किसी के बीच में जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करें या कुछ करें,
ठीक है, तो पहला हो गया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है, उसके जैसे बिहेव करना चाहिए। और दूसरा क्या है, भारत लोकतंत्र में विश्वास और संवाद। ठीक है, जो भारत है वो लोकतंत्र में विश्वास करता है और संवाद भी कर सकता है, मतलब डायलॉग, वो उसको भी बढ़ावा देता है। तो आपको पता है डायलॉग के माध्यम से भी इन चीजों को सुलझा देते हैं, वार्ता करके द्विपक्षीय हो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अभी मान कर चलो, जैसे रसिया, जो रूस है उसका और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपको पता है ये सन 2022 से लगभग जारी है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो जो ट्रम्प है वो ब्लेम करते हैं इंडिया को कि इंडिया, आप जो यूएस है उससे क्रूड ऑयल खरीदते हो और उसको पैसा देते हो, जिस पैसे का यूज रसिया यूक्रेन के विरुद्ध करता है वॉर में इस्तेमाल। तो अब मेरी समझ में तो ये नहीं आता, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो चलिए मान लीजिए जैसे नाटो है, तो इन्होंने 1945 के समथिंग रसिया से क्या कहा था, रसिया से कहा था इन यूएस ने और नाटो ने कि हम नाटो को ना इसलिए बना रहे हैं कि हम छोटे छोटे तो देश हैं ये, आपको पता है यूरोप वाले, तो उसमें क्या ये छोटे छोटे देश है, इनकी जीडीपी ऐसी है, मतलब हालत खराब थी उस समय कि इनको जल्दी से मैच्योर करके कोई एक दूसरे पे वो ना हो प्रभावी। ठीक है, तो उसलिए हम नाटो बना रहे हैं और नाटो कभी भी आपकी तरफ विस्तार नहीं होगा, मतलब रूस की तरफ विस्तार नहीं होगा। लेकिन अब देखो, इनका विश्वास तो होता नहीं है वेस्टर्न वालों को, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया से कहा था कि हमारा जो एक्सपेंशन है नाटो देशों का रशिया की तरफ नहीं होगा, लेकिन आप देख क्या रहे हैं, अभी सदस्यता कौन दिला रहा था, जो वेस्टर्न कंट्री है वही यूक्रेन को नाटो की सदस्य देने वाले थे, इसने रशिया ने मारा अटैक करके और दिला दी नाटो की जो सदस्य थी। अब वॉर चल रहा है तो अब कह रहे हैं कि खुद से तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो कह रहे हैं मोदी जी आओ, मोदी जी आओ। पहले तो कह रहे थे मोदी जी करा दो बातचीत, तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि रसिया आप गलत हो, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे, भाई हमने थोड़ी ना कराया है यूक्रेन का और रसिया का युद्ध, आप देखो आपने कराया, ब्लेम लगाते हैं इंडिया का। चलो छोड़ो, वो आज की हमारी चर्चा का बिंदु नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो कूटनीति से संबंध होता है, हम कूटनीति जो डिप्लोमेसी होती है उससे भी जो बातचीत होती है या कुछ समाधान होते हैं उनको समाधान कर लेते हैं कूटनीति के माध्यम से। चलिए अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनको हम क्या कुछ ग्रांट देते हैं, क्या उनकी हेल्प करते हैं, या बहुत सारी चीजें या टेक्नोलॉजी देते हैं, वहां को इन्वेस्ट करते हैं, ये सब देख लेते हैं किस तरह से हमारे उनके साथ संबंध है। तो चलिए मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखो ये रहा इंडिया, आप सभी को पता है यह है इंडिया, और इंडिया के ये है पाकिस्तान, थोड़ी सी सीमा लगती है हमारे ये अफगानिस्तान की भी, अफगानिस्तान आपको पता है चाइना है, और यहाँ आपको पता है नेपाल है, और यहाँ है भूटान, और यहाँ पर है म्यांमार, यह है आपका बांग्लादेश, और इधर है श्रीलंका, और इधर है मालदीव। ठीक है, तो ये देश है हमारे पड़ोसी। जैसा आप देख सकते हैं पड़ोसियों का महत्व क्या होता है। देखो अभी बात करें रसिया की, वो यूएसए की, यूएस इतना मतलब मैच्योर क्यों हो गया, वो उसकी जो इकोनॉमी है इतनी तगड़ी कैसे हो गई, इतनी हाई कैसे पहुंच गई। तो देखो जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी आप पर्सनली लाइफ में भी अपनी देख सकते हैं। जैसे जो पड़ोसी होता है, मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया के अगर पड़ोसी अगर ठीक ठाक हो तो इंडिया क्या करेगा, देखो बहुत ज्यादा सैनिक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सारा जो हमारा खर्च होता है एक्सपेंडिचर वेपन पर, और ये इस तरह की जितनी भी राइफल वेपन पनडुब्बी ये सब जो होती हैं, तो इन पे जो भी खर्च होगा तो उसको खर्च को ना करके क्या करेगा इंडिया, जो अपने जो इंफ्रा है उसको डेवलप करेगा, मेडिकल सर्विस को अच्छा करेगा, और टेक्नोलॉजी जो है उसका विस्तार करेगा, बहुत अच्छी सेवाएं दे सकता है। लेकिन मान लो यदि इसके पड़ोसी ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है, करते ही रहता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ हमें सेना ज्यादा रखनी पड़ती है, इधर ऊपर हमारा चाइना भी ऐसे ही है, तो इधर भी रखनी पड़ती है, तो बहुत सारे जो हमें वेपन्स खरीदने पड़ते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती हैं, उसके जो फाइटर जेट पनडुब्बी राफेल वगैरह बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, तो इन पर हमारा बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, जिसका हम इतना ज्यादा यूज भी नहीं है, आने वाले टाइम में वो बेकार हो जाएंगे कुछ समय बाद। अगर मान लो
जो हमारे पड़ोसी हैं वो शांति से रहते, प्यार से, अच्छे से, तो क्या होता, जो हम यूज इन पे करते हैं ना, वेपन वगैरह पे, तो इसका यूज हम घरेलू चीजों में कर लेते हैं, इंफ्रा वगैरह को डेवलप करने के लिए। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अगर पड़ोसी अच्छे हैं, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उनकी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब अच्छे संबंध है, तो क्या होगा, इकोनॉमी थोड़ी अच्छी चल सकती है और बहुत सारे जो खर्च हैं वो बच सकते हैं। अब बात करें यूएसए की, तो यूएस में क्या, देखो उसके नीचे क्या है, अ, उसके नीचे, यूएस के नीचे है आपका, नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, यूएस के नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको भी शांत है, जबकि थोड़ा बहुत इमिग्रेशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेररिस्ट वगैरह की घटनाएं नहीं आती हैं। मैक्सिको है, ऊपर कनाडा। कनाडा और रशिया, जो यूएस है, आपको पता है उसके संबंध कैसे, अभी जैसे ट्रम्प से कह दी थी, जो मिस्टर ट्रम्प थे उन्होंने कह दी थी कि ये हमारा 50वां स्टेट बनेगा जो कनाडा है, ठीक है। तो संबंध बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी ट्रेड एकदम, ट्रेड अपनी जगह है, वो चलता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारे जो पड़ोसी हैं उनका महत्व, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जो पड़ोसी होते हैं। मान लीजिए अगर पड़ोसी अच्छे नहीं है, तो जैसे मान लीजिए सुरक्षा की बात करें, तो मान लीजिए इंडिया के जो पड़ोसी हैं, ये कहेंगे कि हम तो आतंकवाद को खूब दबा कर बढ़ाएंगे, इधर से ये बढ़ा, इधर को चाइना बढ़ा, इधर से अफगानिस्तान, इधर से श्रीलंका, म्यांमार, इस तरह से ये बढ़ाए जो आतंकवाद है। तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी सेना रखनी पड़ेगी, बहुत सारे वेपन रखने पड़ेंगे, तो डिस्टर्ब रहेगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो अगर इनसे हमारे संबंध अच्छे हैं और ये अच्छे हैं हमारे पड़ोसी, तो क्या होगा, हमें ये सब फालतू का खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई सुरक्षा की बात। अब बात करें विकास के लिए, शांति। आपको पता है अगर पास पड़ोस में शांति है, तो आदमी कहाँ फोकस करेगा, या कोई देश कहाँ फोकस करेगा, अपने विकास पर। बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो अपने नागरिकों को अवेलेबल कराएंगे। और महाशक्ति बनने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके जो पड़ोसी हैं आपके कंट्रोल में हो, कंट्रोल में भी ना हो तो ट्रांसपेरेंसी रहे, बहुत अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, जिससे टेररिस्ट वगैरह जो भी गतिविधियां हैं इनको कम किया जा सके। व्यापार के लिए आपको पता है, जैसे इंडिया तो बहुत बड़ा व्यापार है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है। तो मान लीजिए हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, तो वो क्या करेंगे, हमसे खरीद लेंगे, और जो हमारे पड़ोसी हैं हम उनसे खरीद लेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता की जो प्रोडक्ट है वो हम उनसे खरीद लेंगे और वो हमसे खरीद लें, ठीक है। तो इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, व्यापार भी बढ़ेगा। जैसे आपको पता है अभी बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, उनका जो तख्ता पलट हुआ, उससे पहले कितनी ट्रिलियन थी वहां की, वो ट्रिलियन तो नहीं थी, बिलियन में थी, तो लगभग $400 बिलियन की उनकी इकोनॉमी थी, बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो कितनी है, वहाँ की इकोनॉमी लगभग 375 बिलियन के आसपास, उससे ज्यादा तो बांग्लादेश की हो गई थी। लेकिन चलो अब बैकफुट पर चली गई है वहाँ की जो इकोनॉमी है। चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश जैसे हम बता चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान और चीन, ये है हमारे मालदीव। अब चलिए बात करते हैं, वो हम कर चुके हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक और है जिसको कहते हैं गुजराल सिद्धांत, या इसको डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो गुजराल सिद्धांत है, इसमें हम क्या मान के चलते हैं, इसमें हम मान के चलते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है सबसे पहले हमारे लिए वो है इम्पोर्टेंट, उसके बाद देखते हैं दूसरों को, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुजराल सिद्धांत, नेबरहुड फर्स्ट, मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं उनको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो म्यूज जो हैं, जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी 2024 में, तो इनसे पहले जितने भी वहां के प्रेसिडेंट बने थे, वो सबसे पहले दौरा कहाँ का करते थे, ट्रैवल, वो सबसे पहले विजिट करते थे इंडिया की। लेकिन जो म्यूजियम है उन्होंने इस जो कार्यक्रम था जो जी चला आ रहा था बहुत टाइम से, इसको ब्रेक करके वो गए थे सबसे पहले चाइना। बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हो रही थी, लेकिन अब मुझे को लगता है अपनी लिमिट में आ गए, फिर से अभी मोदी जी से बात की थी उन्होंने, आए थे इंडिया, संबंध ठीक है। कुछ समय के लिए आते हैं आप, डाउन और फॉल्स, बट कुल मिलाकर होना वही है, आते हैं अपनी वहीं पर। तो देखो गुजराल सिद्धांत क्या कहता है, गुजराल सिद्धांत कहता है कि जितने भी छोटे पड़ोसी देशों के एक तरफा छोड़ दें,
मतलब जितने भी छोटे हमारे पड़ोसी हैं, जैसे श्रीलंका मान लो, मालदीव मान लो, और इधर बांग्लादेश मान लो, नेपाल, भूटान, ये जो छोटे-छोटे जो देश हैं, इनको एक तरफ़ा छोड़ दो। मान लो व्यापार हो रहा है, तो व्यापार में भी उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दो, उनको थोड़ी छूट दे दो, जैसे दूसरों पे हम टैरिफ ज़्यादा लगाते हैं, इन पे कम लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, इनकी जो इकोनॉमी है वो ठीक से चली जाएगी, और इनका जो व्यापार है वैसे भी कुछ लैंडलॉक्ड है, मतलब भूआबाद जैसे नेपाल और भूटान की बात करो, तो इनके लिए सी के लिए रूट ही नहीं है, इंडिया से होकर जाना पड़ता है कोलकाता से। तो अगर मान लो इंडिया हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत है, इनकी जो थोड़े बहुत जो प्रोडक्ट बनते होंगे यहीं खप जाएँगे वो, तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी इकोनॉमी चलती रहेगी। और दूसरी क्या है देखो, दूसरी है जैसे छोटे पड़ोसियों को एक तरफ़ा छोड़ दें। अब इसमें देखो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे आर्थिक जो है ना, आर्थिक मदद भी करते हैं, बहुत सारी हम ग्रांट भी देते हैं। लगभग 50 देश ऐसे हैं जिनको हम ग्रांट वगैरह देते हैं, जो छोटे-छोटे हैं। जैसे लगभग 50 बिलियन डॉलर तक का उसमें क्या-क्या है, उसमें हम लोन भी देते हैं, सॉफ्ट लोन, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं उनको, इंफ्रा को, उनके जो छोटे-छोटे देश हैं उनके इंफ्रा को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारा ऋण देते हैं, बहुत छोटी-छोटी जो शर्त होती है उन पे, और लगभग 15 बिलियन डॉलर ऐसे दे देते हैं हम अनुदान के रूप में। जैसे आपको पता है नेपाल को भी देते हैं, भूटान को भी देते हैं, कभी-कभार श्रीलंका को, इनको मालदीव को भी देती हैं। हमारे बजट से जाता है, आर्थिक में इसको, और हम तकनीकी भी देते हैं, तकनीक भी देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो नेपाल में उसमें अरुण जल विद्युत परियोजना चल रही है, जैसे नेपाल में चल रही है ऐसी भूटान को भी मिली हुई है। और आपको पता है जो अफगानिस्तान है उसमें सरकार तो कोई है नहीं, लोकतांत्रिक वगैरह, तानाशाही वगैरह ही है, ठीक है? तो जैसे जिसको तालिबान कहते हैं, तो उसमें क्या वहाँ की संसद इंडिया ने बनाई है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया करता रहता है, और उसकी जो कोशिश होती है इंडिया की बहुत ही ईमानदारी से होती है, बहुत ही ईमानदार कोशिश होती है, बिना किसी स्वार्थ के। और जो द्विपक्षीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, यही हम करते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ था, अभी जो वार्ता हो रही थी, जैसे मिस्टर ट्रंप बार-बार कह रहे थे कि आप चाहो तो रुकवा सकते हो, रसिया को समझा सकते हो कि यूक्रेन पर अटैक ना करे। चलो मान लो हमने कहा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं कि भई रोको, ना तो हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें अपने हित भी तो देखने हैं, क्योंकि रसिया के साथ हमारे बहुत टाइम के संबंध हैं। उनको एकदम से थोड़ी ना बिगाड़ सकते हैं किसी बाहर के कहने से। अब मान लो अगर 1% को चलो मान लो बिगाड़ भी लेते हैं रसिया के साथ संबंध, तो ये यूएस है, क्या ये ऐसी बिहेव करेगा जो जैसा आज कर रहा है या कल कर रहा था? यूएस पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएस बहुत अच्छे से जानता है इंडिया और पाकिस्तान, इनमें कभी ऐसी रहती है हमेशा, एक दूसरे के विपरीत ही रहते हैं ये। तो जो यूएस है खुले तौर पे पाकिस्तान का समर्थन करता है। जैसा आप जानते हैं कि 1970 के दशक में भी अभी भी उसी के सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को कहाँ कर रहा है, इंडिया की कहाँ करता है वो फिक्र इतनी। इंडिया से संबंध खराब हो, कुछ भी हो, अभी आपको पता है एक तरफा टैरिफ लगा दिए उसने, टैरिफ लगा दिए, और बहुत सारी कह रहे हैं हम आप पे सैंक्शन लगा रहे हैं सेकेंडरी। चलो उनको छोड़ो, हम देखो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ठीक है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम दूसरे के प्रभाव से नहीं आएंगे, जो हमारे देश के लिए हित में जरूरी है वो करेंगे, और वही हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है सब अच्छे से। अब चलिए इतना हो गया, गुजराल सिद्धांत मेनली यही बातें हैं इसमें। अब और क्या बातें हैं इसमें, देखो चीन और पाकिस्तान को छोड़कर ये जो चीजें हैं ना छोटे देशों के लिए, ये सब पे अप्लाई होती हैं। चीन और जो पाकिस्तान है उसको छोड़कर, उसको नहीं देते हम, ना आर्थिक मदद देते, ग्रांट वगैरह कुछ भी, ना टेक्नोलॉजी, ये सब नहीं देते। अब चलिए तीसरा क्या है, पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कहीं की पॉलिटिक्स है, जैसा अभी नेपाल के जो सीएम थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, पता जो भी थे, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे वो भी एंटी इंडिया हो रहे थे, तो उनके मामले में भी ब्लेम किया जा रहा था, उनको उकसाया था वहाँ के नागरिकों को कि इंडिया हस्तक्षेप करता रहता है हमारी आंतरिक मामलों में, जबकि ऐसा था ही नहीं। लगाने को तो लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, राज्य की संप्रभुता अखंडता का सम्मान करेगा। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है जितने भी देश हैं पड़ोसी, वो एक दूसरे की अखंडता, अखंडता मतलब जो एक रूप है उसका पूरे देश का, उसको अखंडता और संप्रभुता,
संप्रभुता का मतलब होता है, मतलब जो सॉवरेनिटी होती है उसका सिंपली मतलब होता है कि हम बिना किसी से बाध्य हुए, बिना बाहरी प्रभाव के फ्रीली अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, चाहे कुछ खरीदना हो, बेचना हो, किसी से संबंध बनाने हो। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, अब चलिए देखें, दक्षेस का कोई भी देश भूमि का प्रयोग दूसरे देश के विरुद्ध नहीं करेगा। मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, हमारी पॉलिसी में तो यही है कि जितने भी दक्षेस के जो देश हैं वो अपनी जो भूमि है उसका युद्ध एक दूसरे के विरुद्ध, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे जैसे थोड़ा वॉर वगैरह हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए तो एक दूसरे की भूमि का युद्ध किसी तीसरे देश को, जो एनिमी कंट्री है, उसको यूज नहीं करने देंगे। तो ये कहा गया है गुजराल सिद्धांत में। लगभग हम इसका सभी कुछ समझ चुके हैं। अगर बात करें इससे पहले की नीति में तो वो आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। चलो फिर भी बाद में नेक्स्ट टाइम हम बना देंगे उस पर भी वीडियो कि हमारी पहले की पॉलिसी क्या थी, उसमें क्या था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जो आपकी नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट हुआ हो या आपको ये थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे थोड़ा बहुत मुझको मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि मैं आगे काम करता रहूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।